हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। देखो स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस के अंदर फर्स्ट चैप्टर जहाँ से हमारा बाकी है उधर से हम स्टार्ट करेंगे। यानी जो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स तक हमने किया था लास्ट सेशन में, तो हम आज बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है उधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसी आशा है कि आप लोगों ने घर पे रिवाइज़ किया होगा जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो। अगर नहीं किया तो अभी भी टाइम है, प्लीज़ अब कर लो, टाइम को वेस्ट मत जाने दो। अभी आपको जो भी कोरोना की वजह से स्पेयर टाइम मिला है प्लीज़ यूटिलाइज। ठीक है, अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज़ करो। ये बिजनेसमैन, अगर ये आप बिज़नेस की स्टडी कर रहे हो, आप कॉमर्स की दुनिया में आ ही गए हो, तो आपको टाइम यूटिलिटी और ये सारी यूटिलिटी आपको आपकी लाइफस्टाइल के अंदर एक आपको डाल देना पड़ेगा। ठीक है, ये अब आपका पार्ट बन गया है। आप डेली लाइफ को उस हिसाब से जीना स्टार्ट कर लो। हर एक कोई चीज़ हो तो उसमें आपको कुछ ना कुछ यूटिलिटी, क्रिएटिविटी नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ ये आपको स्पेयर टाइम मिला है तो आप अपना मैक्सिमम यूटिलाइज करो उसको और पढ़ाई करो। ठीक है, तो चलो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लिया था। ठीक है, फिर हमने बिज़नेस का जो टॉपिक था वो भी स्टार्ट कर लिया था। यानी बिज़नेस हम किसको कहेंगे, तो जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट का। यानी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, कंटिन्यूस एक्टिविटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसकी एक छोटी सी अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जो की जाती है पैसे कमाने के लिए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, उसको हम कहेंगे बिजनेस। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो अब नेक्स्ट जो हमारा लाइव लेक्चर होगा आप उसमें मुझे पूछ लेना। ठीक है, कई बच्चे हैं जो रिवाइज़ करते हैं घर पे और डाउट्स भी उन्होंने पूछना स्टार्ट कर लिया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप सब भी उस हिसाब से स्टार्ट कर लो। ठीक है, हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है वहाँ से। तो ऑब्जेक्टिव्स आपके पास बुक है तो पेज नंबर 3 के अंदर दिए गए, तो पेज नंबर 3 निकाल दो। और जैसा मैंने पहले बोला था, पेंसिल लेके बैठो, कुछ ऐसी चीज़ें हो, कोई वर्ड मीनिंग ऐसा हो जो आपको लिखना पड़े तो लिखो, हाईलाइट करो। ठीक है, पर ये सब कुछ मैं अभी आपको बोल रही हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है जो चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं आपको कहूँगी। तो पेज नंबर 3 निकाल दो, उसमें ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाओ। 1.5.3 है जो ऑब्जेक्टिव्स है वो। अब बिज़नेस जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए, पर वो बिज़नेस क्यों किया जाता है उसके पीछे के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अब हमें पढ़ने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट, मोर देन वन ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सेप्टेड ड्यू टू अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ स्टेट एंड चेंजिंग कंडीशंस। देखो, सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है? प्रॉफिट का। ठीक है, यानी लाभ होना, नुकसान नहीं, प्रॉफिट। वो चाहे कम हो या ज़्यादा, पर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसका हमेशा उसमें फ़ायदा जरूर देता है। प्रॉफिट तो हमेशा उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है। उसके अलावा भी बिजनेसमैन के दिमाग में कई ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उसको फुलफ़िल करने के होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, चेंज होती है कंडीशंस, दिन भर दिन बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, कायदे कानून के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उस हिसाब से उनके ऑब्जेक्टिव्स भी जो है वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसके अलावा कई ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब वो कौन से हैं वो अब हम आगे देखते हैं। तो ए यानी देखो, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब बिज़नेस के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो आप ज़्यादा आसानी से समझ सको, इसीलिए उनको 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो कौन सी 2 तरह की कैटेगरीज? तो फर्स्ट यानी ए इकोनॉमिक एंड सेकंड यानी बी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है और दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको देखते हैं। उसमें सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, उसमें फर्स्ट, उसके अंदर भी सब पार्ट्स है, 3 सब पार्ट्स आपको दिए हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। फर्स्ट वन प्रॉफिट,
सेकेंड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, थर्ड, अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट। Since a business is an economic activity, a reasonable return on the employed capital must be obtained। यानी बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमेशा पैसों का लेन देन होता है, तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली कोई भी अगर बिजनेस में कोई भी पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है वो बिजनेस में, तो उसको हमेशा आशा रहती है कि रिटर्न में मुझे कुछ भी रिजनेबल अमाउंट मिल जाए, ठीक है, यानी कॉस्ट कवर हो जाए और उसके ऊपर थोड़ा कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो वो जो मतलब कि जो कॉस्ट से ज़्यादा जो रिटर्न आपको मिलता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। तो दिस रिटर्न इज प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस बट ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अब प्रॉफिट जो है जो हम कमा लेते हैं, ठीक है, वो सिर्फ हमारे बिजनेस को मतलब कि उसको जीवित रखने के लिए सिर्फ नहीं, सिर्फ मतलब कि इतना ही नहीं कमाना कि हमारा बिजनेस चलता रहे, ठीक है, हमें बिजनेस का ग्रोथ हो डे बाय डे उसका ग्रोथ एक शहर से दूसरे शहर बढ़ता जाए, ये वैसा हमें करना है, उसको डेवलप भी करना है, ठीक है। यानी जो कस्टमर्स जो है, जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स है उसको हमें बढ़ाना है, हमें लिमिटेड नहीं रखना है अपने बिजनेस को, उसको वाइड रेंज तक हमें फैलाना है। तो बिज़नेस हमारा जीवित रहे उतना तो प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा, फिर उसके अलावा हमारा ग्रोथ भी बिज़नेस का हो उतना भी प्रॉफिट हमें कमाना पड़ता है। देखो, प्रॉफिट इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स, बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी एंड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ये आगे भी आ गया था कि प्रॉफिट इज़ अ बैरोमीटर, ठीक है। तो ये बैरोमीटर यानी किस हिसाब से, तो हम अपने प्रॉफिट को पिछले हमारे साल से कितना बढ़ा है कम हुआ उसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं, एज वेल एज दूसरे हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनकी कंपैरिजन में भी हम प्रॉफिट से हम तय कर सकते हैं कि कौन सा बिज़नेस ज़्यादा एफिशिएंटली रन हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो प्रॉफिट एक मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और प्रॉफिट एक मोटिवेटिंग फोर्स है। जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ में परसेंटेज एक मोटिवेशन फोर्स रहता है कि भाई चलो हमारी फ्रेंड जिसके पहले 60% आते थे, अब इस साल उसने मेहनत किया तो वो मतलब कि 70 तक पहुंची है, तो मेरे भी अगर 60 आ रहे तो मैं भी अगर मेहनत करूँगी तो 70 तक मैं भी पहुँच सकती हूँ, ठीक है। तो जिस हिसाब से परसेंटेज एक मोटिवेटिंग फोर्स रहता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, इस हिसाब से प्रॉफिट भी मोटिवेटिंग फोर्स होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस मैन, ठीक है। एंड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस यानी क्या, वो बिजनेस का ब्लड है, यानी हम इंसान खून के बिना नहीं रह सकते, उसी हिसाब से प्रॉफिट के बिना बिजनेस का भी रहना नामुमकिन है। These days, the concept of reasonable profit is accepted instead of maximum profit. अभी के दिन में, these days, अभी के दिनों में जो कंसेप्ट जो है वो रीजनेबल प्रॉफिट का ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है कंपेयर टू मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट और रीजनेबल प्रॉफिट मतलब क्या? मैक्सिमम प्रॉफिट यानी अगर मेरी जो प्रोडक्ट है वो मुझे 10 रुपये में पड़ती है पर मैं उसको डबल प्रॉफिट में बेच रहे, यानी 20 रुपये में मैंने बेच दिया तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। नहीं, ये इतना मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट इतना नहीं कमाना, ठीक है, मुझे रिजनेबल प्रॉफिट कमाना है। यानी चलो 10 रुपये मुझे पड़ा है तो कुछ नहीं, मैं उसको 5 रुपये कमा के 15 रुपये में बेचूंगी तो काफ़ी है, ठीक है। पर मुझे कस्टमर जो है वो सबसे ज़्यादा चाहिए, रेंज ऑफ कस्टमर्स मुझे बढ़ाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो रिजनेबल प्रॉफिट का कंसेप्ट अभी ज़्यादा चलता है अभी के टाइम में कंपेयर टू मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी रिजनेबल प्रॉफिट में क्या कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचो और थोड़ा कुछ हम प्रॉफिट कमा लें उस हिसाब से, तो कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे कि हमने जितना खर्चा किया उसमें हमारा उतने वैल्यूएबल, ठीक है, जितने हमने खर्चा किया उसके सामने जो भी चीज़ हमें मिली वो उसके पैसों की वर्थ इट है, ठीक है। मतलब कि हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो हमने चॉकलेट के पीछे 15 रुपये खर्च तो दिए पर वो वैल्यू है, ठीक है, उसकी पैसों के सामने वर्थ इट है कि इतना खर्चा किया पर उसके सामने हमें उस हिसाब की चीज़ प्रोडक्ट भी मिल गई।
ठीक है। तो बिजनेसमैन अभी रिजनेबल प्रॉफिट का कंसेप्ट ज़्यादा अडॉप्ट करता है कि कम भाव में बेचो पर क्वालिटी चीज़ें बेचो, ठीक है। By earning reasonable profit, a business unit gets acknowledgement in the society along with the earning fair profit. इससे फ़ायदा क्या होता है? रिजनेबल प्रॉफिट से फ़ायदा क्या होता है बिजनेसमैन को? तो सोसाइटी के अंदर उसकी एक अलग तरह की रेपुटेशन बनती है मार्केट के अंदर, एज वेल एज वो थोड़ा कुछ फेयर प्रॉफिट तो कमा ही लेता है, ठीक है। और उसका कस्टमर का जो बेस होता है वो भी बढ़ जाता है इससे। A business unit can be acknowledged by the society and can survive in the competition by earning fair profit. इससे क्या होगा, मार्केट में उसकी एक अलग पहचान बनती है। तो अगर कंपटीशन में बहुत ख़राब हालत आ जाएगी, अगर डिप्रेशन की कंडीशन मंदी चल रही है, फिर भी वो सरवाइव कर लेगा क्योंकि उसका कस्टमर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इस वजह से। फिर ये फर्स्ट वन ख़त्म हो गया। सेकेंड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो देखो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ में द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट इज ए शॉर्ट टर्म कंसेप्ट रिलेटेड विद एनुअल इनकम ऑफ बिजनेस। यानी क्या, जो प्रॉफिट के बारे में हमने जो भी पढ़ा वो एक शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है, यानी इस साल, यानी हर साल अकाउंट मतलब कि लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो एक साल का रहता है। तो क्या होता है, इस साल हमारी जो मेहनत की, जितने प्रोडक्ट्स बेचे, हमें जितना प्रॉफिट हुआ वो हर साल पे रहता है कि इस साल आपका कैसा गया, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट टर्म कंसेप्ट होता है। अगर इस साल अच्छा खासा मार्केट में डिप्रेशन की कंडीशन नहीं है, मंदी नहीं है, तेज़ी है, तो हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा होने ही वाला था और हो भी जाता है। तो जो प्रॉफिट होता है वो शॉर्ट टर्म कंसेप्ट होता है, एक साल तक उसकी लिमिटेशंस होती है। पर जो मतलब कि लॉन्ग टर्म अगर हमें सोचना हो हमारे बिज़नेस के बारे में, अगर हमें लॉन्ग टर्म हमारे बिज़नेस के बारे में डेवलपमेंट के बारे में सोचना हो, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ वाला कंसेप्ट एडॉप्ट करना चाहिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ जो होता है उसका मीनिंग आप समझ लो। देखो, वेल्थ यानी हम धन संपत्ति बोल सकते हैं कि इस तरह से आप अपना जो आपके पास जो भी प्रॉफिट से आपकी जितनी भी सेविंग हुई है वो पैसों को आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करो कि जो मतलब कि डबल हो जाए, ठीक है। यानी એવી આપણે ગુજરાતમાં કહેવત છે કે એવી રીતે પૈસા લગાડો કે જે ઉગી નીકળે, બરાબર। તો એવું કરવાનું કે આપણે જે બી પૈસા છે એને ઇન્વેસ્ટ એવી રીતે કરો કે જે ઉગી નીકળે, બરાબર। એટલે કે પ્રોફિટ જે છે એ તમને એક વર્ષ સુધી બેનિફિટ આપશે, પણ અગર વેલ્થમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હશે તો એ તમને લોંગ ટાઈમ સુધી બેનિફિટ કરતું રહેશે। इट मीन्स, देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर हमारी जो शॉप है, ठीक है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम एक नई दुकान खरीद पाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि भाई ऑप्शंस होते हैं कि रेंट पे ले लेंगे, जैसे जैसे प्रॉफिट होगा तो हम मतलब कि रेंट देते जाएंगे, फिर जैसे रेंट में से सेविंग हो जाएगी तो फिर हम उसको मतलब कि वो सेविंग से एक नई दुकान खरीद लेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो किया, पर क्या होगा, ज़्यादातर जो हमारी कमाई होगी, एक तो स्टार्टिंग में अच्छे से कमाई होती नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, तो उतनी कमाई में से भी जितना बचेगा ना तो वो सब कुछ रेंट में और उस हिसाब से चला जाएगा। तो इसमें बेहतर तरीका क्या है, अगर कोई एकदम बिजनेसमैन जो दिमाग वाला हो वो क्या करेगा, लोन लेने जाएगा, ठीक है। तो लोन लेगा और रेंट पे करना, उसके अच्छा लोन का इंटरेस्ट पे करो। तो कम से कम अगर आप 5 साल तक अगर आप मतलब कि इंटरेस्ट पे कर रहे हो रेंट की जगह पे, तो फाइनली इन द एंड वो दुकान जो लोन लेके आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आपके नाम की हो जाएगी, ठीक है। पर ये रेंट पे करोगे तो क्या होगा, एक खर्चा ही रहता जाएगा। तो इस हिसाब से आपको प्रोडक्टिव चीज़ें सोचनी पड़ती है कि लॉन्ग टाइम हमारे बिजनेस को बेनिफिट हो उस हिसाब से, ठीक है। फिर देखो, और दूसरा वेल्थ का दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि चलो 1-2 साल अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो दुकान तो अगर आपकी है तो आपकी रहने वाली है, दुकान कहीं भाग के चली जाने वाली है नहीं, ठीक है। तो वेल्थ का ये होता है कि वो मतलब कि लॉन्ग टर्म मतलब कि कंसेप्ट है, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देता है, प्रॉफिट जैसा नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप देखो तो प्रॉफिट से ही वेल्थ बनता है।
पर आपको जितनी भी आपकी इनकम है, आपके पास पैसे है, उसके इस हिसाब से लगाना कि वो आप एकदम मैक्सिमम उसका मैक्सिमाइज आप उसका बेनिफिट ले सको, ठीक है। कई बिजनेसमैन होते हैं जो मतलब कि शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, अभी शेयर प्राइस 10 चलती है तो कुछ ऐसे 4-5 साल के बाद उसकी कीमत 100 हो जाती है, ठीक है। तो ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ वाला कंसेप्ट हो गया कि आपने जो आपके 10 पैसे आपके पास थे वो आपने उस जगह पे आपने इन्वेस्ट किए कि जो उससे 10 से 100 हो गए। तो ये कंसेप्ट होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का, कि आपके पास जो पैसे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप किस हिसाब से आप उसको यूटिलाइज कर सको। The projects which increase the wealth of business at a long run are accepted. इसीलिए बिजनेस में उस हिसाब से ही प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो फ्रेम किए जाते हैं कि जिसका बेनिफिट लॉन्ग रन तक आपको मिलता रहे, और उसी हिसाब के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसी तरह के प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर एक्सेप्ट किए जाते हैं। In the circumstances like depression, business has to give up the objective of profit. अगर कोई बार मार्केट में मंदी आ गई है, ठीक है, डिप्रेशन की कंडीशन आ गई है, तो तब जो प्रॉफिट का जो गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो फुलफ़िल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो कम होती है, कस्टमर ज़्यादा पे करते नहीं हैं, तो हमें प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम करना पड़ता है। कई बार हमें कॉस्ट टू कॉस्ट में भी बेचना पड़ता है, लॉस ना करना हो तो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन की वजह से प्रॉफिट का जो गोल होता है वो हमारा फुलफ़िल नहीं होता, पर अगर आपके पास वेल्थ अच्छी खासी है तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। The objective of maximization of wealth is related with the economic benefit of the owner of the business. अगर आपके पास कोई भी बिजनेसमैन हो, तो कोई भी पर्सन जिसके पास वेल्थ अच्छी खासी है ना, तो उसका खुद का बेनिफिट वो रहता है। कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो उसके पास तो अपना खुद की एक संपत्ति होती है, ठीक है। वैसे जैसे कि देखो, हमारा पास अगर घरेलू बात करें, फैमिली की चीज़ें की बात करें, तो हमारे पास अपना खुद का घर होता है। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो कोई अगर आपसे लॉस हो गया, ठीक है, आपकी सैलरी बंद हो गई, चलो कोरोना में ऐसे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, ऐसा सब कुछ हुआ, पर अगर आपके पास उस हिसाब की चीज़ों में इन्वेस्ट किया गया है कि जो ऐसी बुरी हालत में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास खुद का घर है, आपने खुद का घर बनाया हुआ है, तो आप कम से कम उसको बेच के भी आप पैसों कमा लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या, अगर आपने गोल्ड पे इन्वेस्ट किया है तो गोल्ड भी आप उसको बेच के सामने पैसे ले सकते हो। तो इस हिसाब की चीज़ें जो हमारे खुद के ऑनर को खुद को बेनिफिट मिलता है उससे। थर्ड, अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। देखो, अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में डेवलपमेंट मतलब कि बिजनेस को किस तरह से ज़्यादा एक्सपांड करना और डेवलप करना, उसकी बात है। यानी देखो, इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस को किस हिसाब से ग्रो किया जाए, ठीक है। जैसे कि देखो, हाँ देखो, जैसे कि मैंने एक छोटी सी लारी निकाली, ठीक है, यानी जिसमें मैं समोसे और कचौरी बेच रही हूँ। अब मैंने 1 साल तक वही सिर्फ बेचा, पर अब मुझे ग्रो करना है, मेरे पास उतने है कि मैं कुछ और चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, पैसे लगा सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, पहले कचौरी और समोसे बेचे, उसके साथ साथ में फिर मैंने दूसरी भी आइटम्स को बेचना स्टार्ट कर लिया, फूड आइटम्स को, ठीक है, दाबेली, वड़ा पाव या तो पानी पूरी जैसा, ये सिर्फ दूसरे स्टॉल्स भी मैंने स्टार्ट कर लिए। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका ग्रोथ ऑफ बिजनेस। फिर दूसरा इसमें आपको दिया है एक्सपांशन ऑफ मार्केट। मैंने ग्रो तो कर लिया, पर अब मुझे अपना ग्रोथ इधर तक लिमिटेड नहीं रखना है, अब मुझे उसको एक्सपांड भी करना है। एक्सपांड इन द सेंस कि देखो, अब दूसरे सारे मतलब कि एक ही शहर के अंदर 2-3 जगह पे मेरे नाम के स्टॉल्स, या तो फिर उतने बहुत फेमस हो जाए तो एक शहर से दूसरे शहर में, ठीक है। आपने ऐसे देखे ही है कि मैकडी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, फिर कभी भी कि महसाना के अंदर ही कितनी सारी शॉप्स हैं, ठीक है, फिर सारी जगह पे है। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपांशन ऑफ मार्केट, यानी एक ब्रांचेस से दूसरी ब्रांचेस बढ़ाना, तो वो आपका हो गया एक्सपांशन ऑफ मार्केट। फिर बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
यानी आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो, यानी फुल्ली उसको यूटिलाइजेट करो, ठीक है। उसका मतलब क्या कि देखो कोई ब्रेड बनाने वाली कोई शॉप है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन ऐसा है जो ब्रेड बना रहा है, तो ब्रेड तो बनाता है, तो ब्रेड भी अलग अलग तरह की बनाता है। एक तो जो ब्रेड होती है जो उसकी साइड जो होती है वो विदाउट एनी कट होती है, तो वो ऐसे भी ब्रेड बनाता है। दूसरी कटिंग वाली ब्रेड्स बनाता है। तो देखो उसने क्या किया, उसके रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज किस हिसाब से किया, उसने अपना जो रिसोर्सेज है ना उसको वेस्ट नहीं जाने दिया। कैसे, तो जो उसने कट वाली जो मतलब कि कटिंग वाली जो ब्रेड्स बनाई उसने, ब्रेड स्लाइसेस, तो उसके जो कटिंग्स जो निकले उससे उसने ब्रेड क्रम्स बना दिए, ठीक है, ब्रेड क्रम्स बना दिए, मतलब कि उसको जो कटिंग्स जो था उसको क्रश कर दिया, उसके ब्रेड क्रम्स बना के उसने पैकेट्स में उसको बना के बेचना स्टार्ट कर लिया। तो इस हिसाब से क्या होगा, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपका आप जो भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो उसमें से कुछ भी चीज़ वेस्ट होनी चाहिए नहीं, उस हिसाब से। फिर देखो एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। हाँ, ये देखो अभी के ज़माने में टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि डे बाय डे उसके अंदर अपग्रेडेशन आता रहता है, वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आते रहते हैं। तो क्या करना पड़ता है, हमें भी अपने आप के, हमारा भी जो बिज़नेस होता है उसको उस हिसाब से हमें डालना पड़ता है। जैसे जो पहले जो बिजनेसमैन थे वो कैश या तो चेक इस हिसाब से ट्रांजैक्शन करते थे, पर अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है तो उनको पेटीएम, फ़ोनपे, नेट बैंकिंग सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो इस हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी करना चाहिए। देखो यहाँ हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म हो गए, अब हम जाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, यानी बी सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो उसमें देखो सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन प्रायोरिटी बाय बिजनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सोसाइटी, बिजनेस इज़ ड्यू टू सोसाइटी। इसके नीचे अगर आपको अंडरलाइन करना हो तो कर लो कि कोई भी बिज़नेस जो है वो सोसाइटी के बिना तो पॉसिबल ही होता नहीं है। यानी सोसाइटी यानी क्या, हम जो लोग हैं